हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो कि लगातार चल ही रहा है टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, जिसके अंतर्गत हम दार्शनिक आधार के विषय में ध्यान केंद्रित कर चुके हैं और विस्तार से बता चुके हैं। आज हम देखेंगे पाठ्यचर्या के वैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। मनोवैज्ञानिक व्यवहार को अपने अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय वस्तु मानता है, किंतु उससे पहले हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। जैसे कि दार्शनिक आधार पर हमने देखा कि प्रत्येक दर्शन अपने अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहता है। आदर्शवाद अपने अनुसार निर्माण करना चाहता है, प्रकृतिवाद अपने अनुसार निर्माण करना चाहता है, यथार्थवाद अपने अनुसार निर्माण करना चाहता है तथा प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद अपने अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहता है। तो हम इसमें भी देखेंगे, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार में भी देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, जिनका कि अभी विस्तार से वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनमें सबसे पहला है संरचनावाद, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से विलग होकर लगभग 150 वर्ष से ही विकसित हुआ है। इसका मनोवैज्ञानिक रूप में विकास बहुत कुछ विलियम वुंट के प्रयासों का फल है। वुंट ने सन 1875 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। उसका मुख्य उद्देश्य मन की संरचना का अध्ययन करना था, अतएव मनोविज्ञान में उसकी विचारधारा को संरचनावाद कहा गया। संरचनावाद मनोविज्ञान का आधुनिक संप्रदाय इस कारण बन गया क्योंकि संरचनावादियों ने चेतना संबंधी अनेक तत्वों का विश्लेषण किया। वुंट महोदय ने चेतन अनुभव के संबंध में प्रयोग किए। चेतन अनुभव से उसका तात्पर्य था चिंतन, भाव, संवेग, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण तथा ये विचार जो तुरंत कालीन थे तथा समय से प्रभावित नहीं थे। उसने अंतः दर्शन या आत्मनिरीक्षण को सूचना एकत्रित करने की विधि के रूप में प्रयोग किया था। वुंट तथा अन्य संरचनावादियों ने जो विधि अपनाई वह यह थी कि उन्होंने व्यक्ति जिस समय प्रकाश, रंग, ध्वनि अथवा किसी वस्तु के स्पर्श की उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का अनुभव कर रहे होते हैं, उनसे ये रिपोर्ट करने को कहा कि वह उस क्षण क्या अनुभव कर रहे हैं। वुंट ने रिपोर्टों का विश्लेषण करने के लिए कठोर नियम बनाए। यह मनोविज्ञान का संप्रदाय अधिक सफल नहीं हो पाया क्योंकि अंतर्दर्शन वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने को एक अच्छी विधि सिद्ध नहीं हो पाई, किंतु वुंट के अध्ययनों ने वास्तविक रूप से वैज्ञानिक मनोविज्ञान की नींव रख ही दी थी। उसके बाद हम देखेंगे कृत्यवाद, फंक्शनलिज्म। धीरे धीरे संरचनावाद का स्थान कृत्यवाद ने ले लिया, जो कि अभी बताया गया था कि सबसे पहला संप्रदाय था संरचनावाद, उसके बाद कृत्यवाद ने उसका स्थान लिया। ये चार्ल्स डार्विन के पशु व्यवहार के अध्ययनों द्वारा विकसित हुआ। कृत्यवादियों ने इस बात पर बल दिया कि केवल मन की संरचना या बनावट का ज्ञान उन क्रियाओं और कृत्यों के अध्ययन से जो प्राणी द्वारा किए जाते हैं बहुत कम महत्व का है। वुंट के अध्ययन यानी मन वास्तव में क्या करता है अथवा कैसे करता है, इस पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। डार्विन ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार सब पशुओं में शारीरिक संरचना की समानताएं हैं, उसी प्रकार की समानताएं मानव तथा पशुओं के मानसिक कृत्यों में हैं। फ्रांसिस गाल्टन डार्विन के उद विकास संबंधी कार्य से बहुत प्रभावित था और उसने वंशानुक्रम संबंधी अध्ययन प्रारंभ किए। उसने प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन इतिहास को इकट्ठा किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रसिद्धि परिवारों की धरोहर होती है। जिन व्यक्तियों जीवन कथा का ब्यौरा गाल्टन ने प्राप्त किया था, उनके 977 व्यक्तियों में से 332 के परिवार उतने ही प्रसिद्ध थे जितने कि वह प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अतएव उसके अध्ययनों ने मानसिक विकास में वंशानुक्रम या वंशानुक्रमिक तत्वों के महत्व को स्थापित किया। एक अन्य नाम जो कृत्यवाद के संबंध में लिया जा सकता है वह है विलियम जेम्स का।
जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की प्रथम पंक्ति में ही लिखा है कि मनोविज्ञान मानसिक विकास का ही विज्ञान है, दोनों इसकी घटना एवं इसकी दशा का। मानसिक जीवन को एक लगातार बहने वाली इकाई, एक नदी की भांति कहा गया। उसने कहा कि अनुभव को हम उसके तत्वों में नहीं तोड़ सकते। भाव, विचार, संवेदना, संवेग इत्यादि अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। अब तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म। सन 1913 में जॉन वाटसन, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, व्यवहार के अध्ययन पर मन की संरचना एवं कृत्य के अध्ययन के स्थान पर बल देते हैं या देने लगे। इस प्रकार उसने दोनों संरचनावाद एवं कृत्यवाद से अपना नाता तोड़ लिया और यह प्रतिपादित किया कि मानसिक अवस्थाओं अथवा चेतना का अध्ययन व्यर्थ है। चेतना की ना तो व्याख्या की जा सकती है और ना ही इसका स्थान नियत किया जा सकता है और ना ही इसे मापा जा सकता है। वास्तव में अंतर्दर्शन का भी एक मनोविज्ञान की विधि के रूप में बहिष्कार किया और केवल उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया जो निरीक्षण की जा सकती थी तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से जिनका लेखा जोखा तैयार किया जा सकता था। एक विचार को मापा नहीं जा सकता है, किंतु वह व्यवहार जो विचार के फलस्वरूप होता है उसका निरीक्षण भी किया जा सकता है और उसके संबंध में निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इस प्रकार वाटसन ने एक अन्य मनोविज्ञान के संप्रदाय को स्थापित किया जिसे व्यवहारवाद कहा गया। इसी के बाद हम देखेंगे अवयवीवाद। मैक्स वर्दाइमर, कार्ल कोफका एवं वुल्फगेंग कोहलर ऐसे 3 जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने वाटसन से विभिन्न दृष्टिकोण से संरचनावाद की आलोचना की। इन मनोवैज्ञानिकों ने, जिनको अवयवीवाद के प्रवर्तक कहा जाता है, कहा कि मानसिक जीवन को तत्वों में नहीं तोड़ा यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण की भांति ही करते हैं, एक अवयविया गेस्टाल्ट की भांति, ना कि उसको बनाने वाले तत्वों के रूप में। उदाहरण के लिए एक बंदर को हम बंदर की भांति ही देखते हैं, ना कि लाल मुंह, हाथ, पूंछ के रूप में बंदर के ये सब पूंछ वगैरह होते हैं, किंतु हमारा मस्तिष्क जो है इसको एक पैटर्न या गेस्टाल्ट के रूप में देखता है, ना कि अलग अलग भागों के रूप में। ये सत्य है कि मस्तिष्क इन सब अवयवों का प्रत्यक्षीकरण करता है, किंतु जब ये सब हमारे मन द्वारा एक साथ अनुभव किए जाते हैं तो कुछ नई वस्तु उभर आती है। ये उन सब अवयवों से अधिक होती है जो उसे बनाते हैं, अतएव अवयवी के प्रवर्तक कहते हैं। पूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है। नेक्स्ट संप्रदाय देखेंगे साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। रायडियाना का रहने वाला एक चिकित्सक था जिसने उन व्यक्तियों के उपचार में विशेषता प्राप्त की थी जो कि एक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित थे। अपने कार्य के दौरान ये मानने लगा कि एक व्यक्ति का व्यवहार मन के अचेतन भाग से बहुत कुछ प्रभावित होता है। उसने कहा कि हमारा चेतन मन तो केवल एक पानी में तैरते या तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का ऊपरी सिरा ही है जो केवल कुल टुकड़े का 1/10 भाग होता है और 9/10 भाग तो पानी के अंदर ही होता है जो कि अचेतन मन की भांति है। अचेतन गुप्त भाग है जिसमें दमित इच्छाएं, कामनाएं, भाव तथा प्रेरणाएं इत्यादि जो मुख्यतः हमारी अन्य भावनाओं तथा आक्रामकता से संबंधित होती हैं, छुपी रहती हैं। ये छिपी शक्तियां हमारे परिहास और जबान के फिसलने, स्वप्न तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवहारों में प्रकट होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समकालीन उपागमन, कंटेम्पररी अप्रोचेज। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक उन्मुखता या दृष्टिकोण केवल मानव व्यवहार के एक पर ही प्रकाश डालता है। उन्होंने पुरातन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को नई उन्मुखता भी दी थी तथा मनोविज्ञान के ज्ञान के संबंध में नवीन प्रवृत्तियों को स्थापित भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे B.F. स्किनर्स साइकोलॉजी यानी कि B.F. स्किनर का एहसार का मनोविज्ञान। वर्तमान समय में एहसार अथवा उत्तेजक प्रतिक्रिया मनोविज्ञान को बहुत महत्व
दिया जा रहा है, मनोविज्ञान में इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है। ये वाटसन के व्यवहारवाद से विकसित हुआ था। यह अविश्वास पर आधारित है कि विशिष्ट उत्तेजक कुछ निश्चित व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं का कारण होते हैं और ये प्रतिक्रियाएं उभरती हैं, बनती हैं या रूपांतरित होती हैं पुरस्कार या दंड के द्वारा। B.F. स्किनर इस मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक हैं। जिस सिद्धांत का उन्होंने विकास किया उसे ऑपरेंट अनुबंधन यानी कि या कहें ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत ने हमारी सीखने की धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट संप्रदाय साइको एनालिटिक अप्रोचेज। एक इसी से संबंधित बताया गया था, लेकिन दूसरा है ये मनोविश्लेषणवादी उपागम या उपगमन। वर्तमान काल में फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के कई रूपांतर उभर कर आए हैं, जबकि आधुनिक मनोविश्लेषणवादी मानव व्यवहार पर अचेतन के प्रभाव के संबंध में फ्राइड के विचारों से सहमत हैं। वह फ्राइड द्वारा कामेच्छा पर अधिक महत्व देने के संबंध में मतभेद रखते हैं। यह मनोवैज्ञानिक जो नव फ्राइडियन जाने जाते हैं, समाज तथा मानव अंतःक्रिया के व्यवहार पर प्रभावों को अधिक महत्व देते हैं। आना फ्राइड, एरिक फ्रॉम, कार्ल हॉर्नी, एरिक एरिक्सन कुछ नव फ्राइडियन हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ह्यूमनिस्ट एंड साइकोलॉजी, मानवतावादी तथा अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। यह मनोविश्लेषणवाद तथा व्यवहारवाद को तीसरी शक्ति कहा जाता है। मानवतावादी या मानववादी ये विश्वास नहीं करते कि व्यक्तियों का व्यवहार पूर्णतः अचेतन शक्तियों से नियंत्रित होता है और न ही वह इस विचार से सहमत है कि मानव व्यवहार केवल वातावरणीय अनुबंधन का परिणाम है। B.F. स्किनर ने इस बात पर बल दिया कि व्यवहार पर नियंत्रण अनुबंधन के द्वारा रखा जाता है, जो पुष्टिकरण यानी कि जो रेनफोर्समेंट की प्रक्रिया द्वारा होता है, और व्यक्ति इससे इतना बंध जाता है कि उसकी स्वेच्छा रहती ही नहीं है। मानववादी मनोवैज्ञानिक इस दृष्टिकोण में विश्वास नहीं रखते। वह ये मानते हैं कि मानव का व्यवहार अचेतन और समाज की संस्कृति से तो प्रभावित होता है, किंतु वह इस बात पर भी बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह योग्यता होती है कि वह अपने कार्य के लिए अपना विकल्प निर्धारित कर सके। वह मानव की स्वेच्छा में विश्वास रखते हैं। अब्राहम मैस्लो सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानव अनुप्रेरणा यानी कि जो ह्यूमन मोटिवेशन का सिद्धांत स्वस्थ व्यक्तियों की ओर ध्यान केंद्रित करता है और वह ये व्यक्ति कैसे चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं तथा समस्या हल करते हैं, इस संबंध में दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मानववादी मनोविज्ञान सन 1950 में विकसित हुआ था। ये मुख्यतः सार्त्र एवं कीर्केगार्ड के अस्तित्ववाद दर्शन पर विकसित हुआ था। इसका विकास दोनों व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद के प्रति प्रतिक्रिया के कारण हुआ। मानववादी दृष्टिकोण पूर्ण व्यक्ति की धारणा को प्रस्तुत करता है। मानववाद का केंद्र बिंदु मानव समस्याओं पर ध्यान देना है तथा जीवन के मूल तत्वों को सामने लाना है, जैसे आत्मज्ञान, मृत्यु, अकेलापन इत्यादि। मैस्लो जिसने मानव आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया, कार्ल रोजर्स जिसने किसी थेरेपी का विकास किया, जैसे, और इसी के साथ साथ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विकास में जिन्होंने सहायता दी, गोटफ्रीड पर्ल इस चिंतन के संप्रदाय के मुख्य बनाने वाले हैं। अब ये बहुत प्रभावशाली हो गया है और मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति कहा जाने लगा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा परावैयक्तिक मनोविज्ञान, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। लेकिन आज समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही और इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।